हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अपनी पढ़ाई, सेहत और फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बल की बात की थी, यानी कि फोर्स की। हमने ये जाना था कि फोर्स कैसे लगता है और इनर्शिया यानी ज़रूरत की बेसिक वैल्यू क्या होती है, बेसिक डिमांड्स क्या होती है, हमने उसकी बात की थी। तो आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, यानी लॉज ऑफ मोशन। ये बल चैप्टर के अंदर ही आता है, यानी कि गति के नियम की बात करेंगे हम कि गति के कौन कौन से नियम होते हैं। तो इसके 3 नियम होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम। दूसरा नियम होता है गति का द्वितीय नियम या बल का नियम। और तृतीय नियम होता है तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम है जिसमें हमने जड़त्व की बात पहले की थी। जो पहले हमने जड़त्व समझा था, बस उसी में हल्का सा बदलाव करके हम प्रथम नियम में उसको कन्वर्ट कर देंगे। द्वितीय नियम यानी बल का नियम, इसमें हम जानेंगे जो बल का डेफिनेशन यानी F बराबर ma। इसमें हम F बराबर ma की बात करेंगे। इसी को जो है वो बल का नियम या द्वितीय नियम कहते हैं। तीसरी बात है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जैसे ही अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया यानी क्रिया बल लगाते हैं तो उसी के विपरीत और उसके विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का जो है प्रतिक्रिया बल हमारी तरफ लगता है। तो वो चीज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये होते हैं गति के 3 नियम। हमने गति के समीकरण पढ़े थे, वो भी 3 थे। गति के नियम ये भी 3 है। तो न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में इन तीनों नियमों को प्रकाशित किया, या कह लीजिए कि लिखा या परिभाषित किया। वो तीनों नियम क्या हैं? पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व के बारे में हम इसके पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकता है। लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? अब ये मोशन हमको लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बताता है? पहले तो हमें बताता है कि ये जो पहला नियम है वो बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है कि बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। और पहला नियम क्या बताता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारण क्या है वो बताता है। यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हम किस चीज से करते हैं वो बताता है। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारण बल है। ये नियम बताता है कि बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है और क्या बताता है?
ये बताता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारण जो है वो आपका बल है। ठीक, गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है और परिवर्तन का मूल कारण बल है। अब नियम पर आते हैं कि इसका नियम क्या है, मतलब कि मेन नियम है क्या, कि प्रत्येक वस्तु, इसका जो नियम है वो प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था, विराम की अवस्था अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, को बनाए रखने का प्रयास करती है, यानी कि विराम की अवस्था और गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये कब संभव है, जब तक कि वस्तु पर कोई असंतुलित बल, ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, असंतुलित बल, जब तक कि उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे, जब तक कि कोई असंतुलित बल उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे। यानी कि ये है आपका पहला नियम, लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, यानी प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, ये बल के गुण को बताता है, यानी कि वस्तु, जैसे कि हमने जड़त्व की बात की थी, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व एक प्रतिरोध होता है जो कि गति के दौरान उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर की बातें बताते हैं जो बच्चे हमारे नए हैं केवल उनके लिए, कि जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी कि विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था को वो बनाए रखेगा। ये जो बनाए रखने का गुण है, अपनी स्थिति को, अपनी वर्तमान स्थिति को, बस इसी को हम जड़त्व कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारण क्या होता है, हमारा बल होता है, यानी परिवर्तन का जो मूल कारण है वो बल होता है। ये जड़त्व का नियम हमें ये बताता है। नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था, यानी कि विराम की अवस्था हो चाहे गति की अवस्था हो, को बनाए रखने का प्रयास करती है। बनाए रखने का प्रयास करती है यानी वो इसको बनाएगी, यानी कि जब तक हो सकेगा वो वस्तु तब तक उस बल का विरोध करेगी, वो अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करेगी। ये कब तक संभव होगा, या ये कब संभव होगा, जब तक वस्तु पर कोई असंतुलित बल संतुलित बल क्यों नहीं लगा रहे हैं, संतुलित बल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो नेट फोर्स 0 होता है और वस्तु उसी स्थिति में बनी रहेगी, तो बल लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारा। इसीलिए यहाँ पे हम असंतुलित बल लगा रहे हैं, असंतुलित बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे। ये है नियम। जैसे कि कोई वस्तु है हमारी, उस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स का तब तक विरोध करेगी जब तक कि ये फोर्स इसके द्वारा लगाए गए विरोध के बराबर नहीं हो जाता। यानी कि ये फोर्स और जो इधर से फोर्स लग रहा है, ये दोनों तब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक ये विरोध करेगी। ठीक, अगर ये फोर्स इससे कम है, यानी कि ये जो F, ये राइट है, ये लेफ्ट है, जो F राइट है वो F लेफ्ट से कम है तो ये वस्तु नहीं हिलेगी। अगर F राइट F लेफ्ट से ज्यादा है तो ये वस्तु सरक जाएगी। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो वो गति करने की अवस्था में आएगी।
ध्यान से सुनिएगा, वो गति करने की अवस्था में आएगी, यानी गति करना प्रारंभ कर रही है, वो कर नहीं चुकी है, वो कर रही है। तो ये तीनों कंडीशन भी लगती है, यानी कि अगर जो आप बल लगा रहे हैं, यानी जो बल हम लगा रहे हैं उसको हमने एफ आर से डिनोट किया है। अगर ये एफ एल से ज्यादा है, यानी जो बल वस्तु लगा रहा है, तो गति प्रारंभ, वस्तु चल देगी। अगर एफ जो आर है वो वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल से कम है, तो वस्तु में गति नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों बराबर हैं तो वस्तु गति प्रारंभ करने वाली है या करने की अवस्था में है। तो इतना लगभग आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ मोशन या जड़त्व का नियम क्या होता है। मैं यहां जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नियम या बल का नियम। इसमें हम कुछ तथ्य भी समझेंगे, क्योंकि पहले नियम में जो था वो तथ्य नहीं था, लेकिन हम इसमें तथ्य भी समझेंगे। अब हम क्या बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि द्वितीय नियम, यानी कि बल का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, जो पहले था वो बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या कर रहा था, तो ये जो है ये बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करेगा। यह बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। इसके बाद ये, अब इसके पहले वाला क्या था, वो पता था कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारण क्या है। ये बताएगा कि बल, जो वस्तु पर आरोपित बल है, उसने वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन किया है, यानी कि आरोपित बल वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन करता है। ये बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है और वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है ये बताता है। अब हम इसमें पहले तथ्य देखेंगे। वैसे तो तथ्य को नियम के बाद लिखना चाहिए, लेकिन हम पहले तथ्य देख रहे हैं ताकि नियम को आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। हम पहले तथ्य देखेंगे। तो तथ्य नंबर 1, इसमें पहला तथ्य क्या है कि वस्तु की प्रत्येक दशा में, वस्तु की प्रत्येक दशा में, इसमें वस्तु की प्रत्येक दशा में वस्तु पर आरोपित बल हमने इसको F से डिनोट कर दिया। प्रत्येक दिशा में वस्तु पर आरोपित बल, उसमें उत्पन्न त्वरण, किसमें उत्पन्न, वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु में आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा त्वरण की अब क्या बात आती है, तथा, क्योंकि त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, तथा त्वरण A की दिशा वही होगी जो आरोपित बल, लिख देते हैं यहाँ पे, जो आरोपित बल कैपिटल F की
गति जो कैपिटल एफ टी होगी, कि निश्चित नहीं है ना कि अड़चन में होगा। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। यानी कि वस्तु की प्रत्येक दशा में वस्तु पर आरोपित बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा वही होगी जो आरोपित बल की होगी। उसके बाद ये आता है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, यानी यह जो है बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, यानी ये आपको क्वांटिटी बताएगा कि कितना बल लग रहा है, ये आपको क्वांटिटी बताएगा कि कितना बल लग रहा है। आरोपित बल वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन करता है, यानी कि ये तभी तो पता, जैसे कि उसने बताया कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कितना परिवर्तन हुआ, जैसे मान लो 0 पे था तो 0 से 5 न्यूटन, यानी वो 0 से 5 न्यूटन का बल लगाकर कुछ दूरी तय किया होगा, तो इसलिए उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है वो इससे पता लग रहा है। ये बात हो गई। अब इसमें तथ्य क्या है, तथ्य का मतलब ये कि हम इसमें F बराबर ma का फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद उसी फार्मूले के हिसाब से हम उसको नियम को लिखेंगे, यानी पहले फार्मूला फिर नियम। तो वस्तु की प्रत्येक दशा में वस्तु पर आरोपित बल, यानी जो बल हम किसी वस्तु पर लगा रहे हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो उसमें उत्पन्न त्वरण के, यानी जितना बल लगाएंगे उसमें उतनी ही उसके जो है वेग में उतना परिवर्तन होगा, और जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण कहते हैं। तो जो बल लगा रहे हैं F वो अनुक्रमानुपाती होता है उसमें उत्पन्न त्वरण के, तो ये लिखा हुआ है। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब दूसरा तथ्य क्या है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम दूसरे तथ्य की बात करते हैं। तो दूसरा तथ्य क्या होगा कि वस्तु की प्रत्येक दशा में, इसको भी हम सेम ही लिखवाएंगे, वस्तु की प्रत्येक दशा में वस्तु पर आरोपित बल F, वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान M के अनुक्रमानुपाती वस्तु के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि वस्तु पर आरोपित जो बल होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि इसमें A जो है वो आपका नियतांक यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी A ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, यानी इसको जो हमने बॉक्स में बंद किया है। इसमें क्या है कि वस्तु पर आरोपित जो बल है वो द्रव्यमान F के अनुक्रमानुपाती होगा, और A कांस्टेंट होगा, यानी कि A बढ़ेगा नहीं ना घटेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें 2 टर्म है ना, कि वस्तु का जो बल है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, वो आपके त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है। जब कोई चीज दोनों पर निर्भर करती है तो अगर किसी एक की निर्भरता को चेक करना है तो दूसरे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि ना उसको हम बढ़ने देते हैं ना उसको हम घटने देते हैं। अब जैसे इसमें A कांस्टेंट था तो ये भी प्रश्न उठता है कि इसके पहले वाले इक्वेशन में क्या कांस्टेंट था, तो उसमें M कांस्टेंट था, क्योंकि M किसी भी द्रव्यमान का गति के दौरान बदलता घटता नहीं है, इसलिए वो रेस्ट मास होता है। यानी वो जो है गतिक द्रव्यमान अगर प्रकाश की चाल से ना वो गतिक द्रव्यमान ना हो तब, तो जो ये होता है उसका मूल द्रव्यमान वो कांस्टेंट रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये कांस्टेंट होगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती ma, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे। इसका मान सभी चीजों के लिए बराबर होता है, यानी k की वैल्यू जो है 1 रख देंगे। प्रयोगों द्वारा F बराबर ma, ये आ गया आपका फार्मूला। अब इसी के आधार पर हम गति का दूसरा नियम समझेंगे। कैसे कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल F
उसमें उत्पन्न त्वरण तथा उसमें उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यही द्वितीय नियम, यही बल का नियम भी है। इसी को हम बल का नियम कहते हैं, जो ये निकल के आएगा। इतनी बातें क्लियर है? इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो F समानुपाती ma, F बराबर k ma, जहां k एक अनुक्रमापाती नियतांक है। ठीक है, जहां k क्या है, k एक अनुक्रमापाती नियतांक है तथा जो k का मान है वो सभी द्रव्यात्मक वस्तुओं के लिए समान होगा। k का मान सभी द्रव्यात्मक यानी मासिव बॉडी के बराबर हम F पुट करके मतलब 1 पुट करके हम इसका नियम निकाल देंगे। ये हो गया। अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होगी? या तो होगी न्यूटन या तो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसमें है? ये आपकी NKSA में है। और CGS में क्या होगी? या तो होगी डाइन या तो होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसमें है? CGS में। ये आपकी CGS में। न्यूटन को डाइन में और डाइन को न्यूटन में बदला जा सकता है। इसका कन्वर्जन हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका। अब हम इसका नियम लिखते हैं। सेकंड लॉ असल में है क्या, अब हम उसको देखेंगे। सेम बस इसी की जो बल का नियम यानी F बराबर m में है, उसी को लैंग्वेज में लिख देना है बस। तो अब हम नियम देखेंगे। नियम क्या है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में त्वरण, वस्तु पे आरोपित बल इतनी बातें क्लियर है कि वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा और दिशा वस्तु में वही होगी जो त्वरण की होगी। ये है नियम। इस नियम से वही लिखा है जो F बराबर m में कहता है, बस उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, यानी कि
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। अब सॉरी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तृतीय नियम, जैसे कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि ये नियम कहता है कि वस्तु पर बल किस प्रकार लगाया जाएगा। यानी इसमें पहले क्या था, जो पहले दो चीजें थी वो उससे अलग थी, अब ये चीज उससे अलग होगी। ये बताएगा कि वस्तु पर बल किस प्रकार लगाया जाए और बल का स्रोत कहाँ है। यानी वस्तु पर बल किस प्रकार लगाया जाए तथा बल का स्रोत कहाँ है। ठीक, दूसरी बात ये नियम क्या बताता है, दो वस्तुओं के बीच बल लगाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसी समय नियम भी समझ लेते हैं, तब बाद में एक साथ समझाया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी कि जब कोई वस्तु पर बल लगाती है, तब वह वस्तु भी, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी या दूसरी वस्तु तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमने इतना सारा लिख क्या दिया। आप कहेंगे इतना सारा क्या लिख दिया सर ने, तो ये लिख क्या दिया, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा जो समझना है, वस्तु पर बल किस प्रकार लगाया जाए, यानी दो वस्तुएं हैं उस पर बल किस प्रकार लगाया जाए, उस बल का स्रोत क्या है, कि कौन सी वस्तु किस पर बल और कहाँ बल लगा रही है, वो हमको ये नियम बताएगा। ठीक है, कि कौन सी वस्तु किस पर बल लगा रही है, कहाँ लगा रही है, दो वस्तुओं के बीच बल कैसा लग रहा है, ये सब चीजें जो होंगी वो हमको ये बताएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताएगा। ये नियम कहता क्या है
कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी कि जैसे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल यानी कि दोनों बलों का परिमाण जो होगा वो बराबर रहेगा। उतना ही बल, ये याद रखिएगा कि उतना ही बल कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी, यानी कि इसमें ये कंडीशन है कि जैसे कि अगर कोई वस्तु, जैसे कि मान लीजिए ये कैप इस मार्कर पर बल लगा रही है, तो ये कैप इस मार्कर पर और ये मार्कर इस कैप पर, दोनों पर बल लगाएंगे। ये आपको कि यानी कि हमारे आसपास की वस्तुएं भी एक दूसरे पर बल लगाती हैं, माना कि वो अनुभव नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो बल परिमाण में बहुत कम होता है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। वो बल आप इस चैप्टर खत्म होने के बाद यानी कि गुरुत्वाकर्षण में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमें देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है, यानी कि दोनों का बल बराबर है और दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि किसी को खींच कर लपड़ मारिए तो वो भी आपको खींच कर उतना ही तेजी से लपड़ मारेगा। तो क्या हुआ कि आपने किसी चीज पर क्रिया की, यानी आपने एक बल लगाया किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, और वो उतना ही बल उसी विपरीत दिशा से हमारे ऊपर भी लग गया। तो अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये बात दो वस्तुओं के बीच बल लगाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, या बल किस प्रकार लगाया जा रहा है और बल का स्रोत कहाँ है, ये चीजें स्पष्ट करता है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जो आपको चीजें नहीं समझ में आई होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।